हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्ध आईएएस। तो इस वीडियो में हम 2021 के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक का एनालिसिस करेंगे। तो पिछले वीडियोस में हमने 2011, 2022 और 2023 के पेपर का एनालिसिस किया है। तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए। और एक है कि वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपको समझ आ जाएगा कि हमने इलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज़ किया है और क्वेश्चन हमने कैसे एलिमिनेशन किया है। तो इसको थोड़ा आप अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ओके। और दूसरा है कि देखिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए, तभी तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस लाने का। ओके। तो देखिए, पहले वाले वीडियोस भी देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, जैसे हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को अपॉइंट करती है। सेकंड देखिए, सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस। देखिए, आपने कभी कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई का जिक्र कभी पढ़ा है क्या? तो फिर ये बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ दिया है, तो ये देखिए इसको, ये तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। And the governor of RBI draws his power from the RBI Act, of course। तो RBI Act जो 1934 में आया है, वहां से गवर्नर को पावर्स मिलती है। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं दिया है गवर्नर के बारे में या उनके किसी भी उनको डायरेक्शन देने के बारे में। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो वैसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, ये से जो इजी क्वेश्चन है, ये हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स हमें नहीं जाने चाहिए। बाकी दूसरे जो क्वेश्चंस काफी टफ आते हैं वहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमें हमारे मार्क्स नहीं मतलब गंवाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए क्या है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटेंटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। सेकंड देखिए, ऑल कैजुअल वर्कर्स इंटेंटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवरटाइम पेमेंट। ओके। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट में कुछ सेम सेम सा लग रहा है, स्टिल हम इसमें ढूंढेंगे। द गवर्नमेंट कैन, देखो कैन है, पॉसिबिलिटी है, बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। तो देखिए, जैसे भी गवर्नमेंट का डिजिटलाइजेशन का एक ड्राइव है, तो उसको प्रमोट करने के लिए दूसरा बोला कि गवर्नमेंट कैन, देखो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि बस बैंक अकाउंट के थ्रू वेजेस देने का गवर्नमेंट प्रोविजन कर सकती है। तो ये दिस इज एक पॉजिटिव है, ओनली है, फिर भी गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो इसको हमें सही मानना चाहिए। दूसरा देखिए, यहाँ क्या है कि ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। और दूसरा देखिए, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। तो देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट ना सेम टाइप है, ठीक है। तो इन दोनों के सही होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और दूसरा, वैसे भी ना यूपीएससी सबके सब सही दे, तो ये थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, अगर आपको ऐसे सोचना है तो। यहाँ पे देखिए, इन दोनों में से अगर हमें सही निकालना है तो हमें कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट को सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के अंदर कवरेज करना इजी है, या सबके लिए रेगुलर वर्किंग आवर्स या ओवर टाइम पेमेंट करना इजी है। तो देखिए, वैसे भी रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट, ये एक किसी भी वर्कर का एक लीगल एक राइट होता है, ठीक है। तो और अगर ऐसा नहीं है कि अभी हम 80s या 19th सेंचुरी में नहीं रह रहे, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा कि किसी भी वर्कर का जो वर्किंग आवर होगा वो थोड़ा फिक्स टाइप होगा। ओके, अगर हमने सोच लिया तो ठीक है। यहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स करना गवर्नमेंट के लिए इजी है, रादर देन सबको एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड के अंडर। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग और ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। देखिए, थोड़ा हिंट साइड बायस है, मुझे आंसर्स पता है, इसलिए मैं थोड़ा ऐसे निकाल पाता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ना ऐसे सोचना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर होगा 2 और 3। ओके, तो ये थोड़ा ना सोच जनरेट करिए। लेकिन देखिए, ये मेरा जो था ये क्वेश्चन सही आया, तो मैंने ऐसे ही सोचा था वहाँ एग्जाम टाइम कंडीशन पे भी, ठीक है। फिर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। देखिए, इकोनॉमिक रिसेशन की बात चल रही है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देखिए, कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। देखो, वैसे भी रिसेशन में इकोनॉमी, ओके, तो टैक्स रेट करना
यस इट इज ठीक है, लेकिन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट क्यों? ओके अगर इंटरेस्ट रेट वैसे भी इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट वो मतलब सर्कुलेशन नहीं रहेगा। increase in the expenditure on the public projects, okay, increase in the tax rates accompanied by reduction in the interest rate। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कट इन द टैक्स रेट और इंक्रीज, एक कट कर रहा है एक इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा रिडक्शन कर रहा है। देखिए रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक प्रोजेक्ट्स, तो देखिए ये इसमें ना इंक्रीज इंटरेस्ट रेट करने की कोई जरूरत नहीं, और यहाँ पे इंक्रीज टैक्स रेट किया तो फिर वो रिसेशन से बाहर कैसे आएंगे? हमें क्या करना है रिसेशन में, क्या करना है कि लोगों के हाथ में पैसा देना है, एटलीस्ट इकोनॉमी चलती रहे। तो यहाँ पे देखिए रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट्स नहीं, पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे हमें रिडक्शन नहीं करना है क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं पब्लिक प्रोजेक्ट्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट का जो मनी सप्लाई है वो लोगों के बीच में बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग ही काम करने आते हैं, ठीक है, उनके हाथ में जितना पैसा जाएगा उतना उनका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, और इससे इकोनॉमी में मतलब इकोनॉमी सर्कुलेट होती जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो ये इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक, ये सही आंसर इसका, और ये पीवाई क्यू है यूपीएससी का, ठीक है। थोड़ा आपको ऐसे क्वेश्चन को देखना चाहिए। फिर देखिए other things remaining unchanged, market demand for the good might increase। देखो बाकी सारी चीजें अनचेंज, लेकिन एक कोई तो गुड है उसका डिमांड कैसे बढ़ेगा, एक देखिए प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, कोई ऐसा दूसरा कोई है मतलब इसके जैसा ही प्रोडक्ट, उसका अगर प्राइस बढ़ गया और इसका प्राइस लो है तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, ओके। तो ये है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। देखिए कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके साथ कोई तो चीज हमें लेनी पड़ती है हर बार, ठीक है, तो वो होगा उसका कॉम्प्लीमेंट गुड। उसका और उसके प्राइस बढ़ने से इसका कुछ रिलेशन है क्या? इसका प्राइस बढ़ने से इसका कुछ रिलेशन है क्या? इसमें कुछ नहीं है। सब्स्टिट्यूट इसके लिए सब्स्टिट्यूट कर रहा है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट तो उसके साथ उसको लेना ही पड़ता है ना, तो इससे इसका अगर ये हम ले रहे हैं तो ये हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है, इसकी प्राइस कितनी भी हो। तो इससे इसका कुछ ये नहीं है। गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। देखो अगर कोई गुड इंफीरियर है तो उसका डिमांड कैसे बढ़ेगा, ये आप सोच सकते हो। फिर देखिए इट प्राइस फॉल्स, हाँ, किसी भी चीज की प्राइस मतलब कम हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है, ओके। तो इसका देखिए टू तो थ्री तो हमें वैसे भी निकाल सकते, थ्री इंफीरियर गुड कौन खरीदना चाहेगा मुझे बताइए आप। देखिए इसका आंसर होगा वन एंड फोर, ओके। तो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, उसको थोड़ा लॉजिकल आंसर हमें देने चाहिए। फिर देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या बोल रहा है कि सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ओके, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, एंड दे वर ब्रॉट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू 1966। तो देखिए वन एंड थ्री ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, अगर आपने देखा जाए। अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंड करके अगर ये इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डाला है या आरबीआई के अंडर डाला है तो ये स्टेट गवर्नमेंट इसमें काम क्यों करेगी, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट काम करे तो इसमें क्यों करेगी? अगर आपको पता होगा तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये सारे आरबीआई के अंडर आए हैं, ठीक है, तो इसका स्टेट गवर्नमेंट और इसका कोई रिलेशन नहीं है, ओके। और ये अगर सेकंड तो सही है ही, दूसरा देखिए अगर ये बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर है तो इसको स्टेट गवर्नमेंट नहीं देखेगी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई देखेगी, ओके। तो इसका आंसर होगा टू एंड थ्री। तो देखो ऐसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, ओके। फिर देखिए इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड यील्ड किससे इन्फ्लुएंस होगा? तो देखिए एक्शंस ऑफ द यूएस फेड रिजर्व। देखो फेड रिजर्व ने अगर उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो वैसे भी इसका रुपीज पे इम्पैक्ट होता है, और जिस पर रुपीज पे इम्पैक्ट हो रहा है तो बॉन्ड पे इम्पैक्ट होगा, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है लेकिन ये होता है। आपने देखा होगा कि अभी जो है हाल में यूएस फेडरल रिजर्व उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है या स्टेबल रख रहा है, तो इससे इंडिया मतलब ओवरफ्लाइट हो रहा है, ठीक है। जो इंडिया में जो लोग एफआईआई जो इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने अराउंड 1.28 लाख करोड़ इंडिया से निकाले हैं बाहर, तो ये होता है। देखिए एक्शंस ऑफ द आरबीआई, ऑफ कोर्स ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। फिर इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स। देखो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का हमने इंटरेस्ट के हिसाब से इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा था कि उसमें कैसे फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। तो ये भी है, तो इसमें तीनों है, ओके, और तीनों मतलब जायज है, ये इनडायरेक्ट है ये दोनों डायरेक्ट है। फिर देखिए इसमें क्या बोला है कि एफडीआई में कौन सी चीज आती है। देखो एक चीज आप याद रखो, एफडीआई क्या होता है, तो पता है आप सबको, लेकिन ये इंडिया है और ये बाहर कोई कंट्री है।
ये अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इनको एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। और एफडीआई में क्या होता है, एफडीआई और एफआई में थोड़ा डिफरेंस है कि एफआई अगर कुछ सर्टन परसेंटेज, अगर 10% से ज्यादा एफआई है तो हम उसको एफडीआई बोलते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि एफडीआई क्या है। तो एफडीआई एक चीज ऐसी है जो अगर इंडिया में किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसको वापस मतलब टैक्स या ऐसे कुछ प्रॉफिट से वो लेके जाएगा बाहर उसको। ओके, ये भी है। यहाँ पे देखिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 2020 में हमने एक क्वेश्चन देखा था इसके बारे में, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और देखो ये कन्वर्टेबल बॉन्ड से मतलब फिर से इसको वापस लेके जाएंगे ये लोग, इस पे जो भी इंटरेस्ट होगा ये सारी चीजें। ओके, तो ये है एफडीआई। फिर देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टन कंडीशंस, जैसे मैंने बोला कि 10% के ऊपर अगर होगा तो उसको हम एफडीआई मानते हैं, तो ये भी है। फिर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स, देखो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स अगर किसी कंपनी ने कोई मतलब कोई डॉलर डिनोमिनेटेड कोई रिसिप्ट ले लिया या ऐसा कुछ ले लिया, तो वो फिर से उसको वापस पे करना पड़ेगा, ठीक है। और वो उसको यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेगा, तो ये भी है, ठीक है। एनआरआई का एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, देखो एनआरआई वाला अगर एक्सटर्नल डिपॉजिट कभी करेगा, ठीक है, वो वापस थोड़ी ना लेके जाएगा। ओके, और ये मतलब हम इंडिया में उसका जो भी है वो लोग फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंसेस है, ये सारी चीजें वो हम डायरेक्टली यूज करते हैं उसको, ठीक है। वो एफडीआई के थ्रू नहीं आएगा, ठीक है। उसको हम एज अ रेवेन्यू या इस तरह इसका यूज करते हैं, तो ठीक है। तो इसमें 4 निकालिए, और देखो 2 नंबर तो हम आएगा, 2 नंबर अगर आ रहे तो हम इनको निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 1 2 3, ठीक है। थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आप थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए चीज़ों के बारे में। फिर देखिए द इफेक्ट ऑफ devaluation ऑफ द करेंसी दैट इट नेसेसरीली, देखो करेंसी का डिवैल्यूएशन होने से नेसेसरी इफेक्ट क्या होगा, नेसेसरी बोल रहा है, ठीक है। इफेक्ट्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन ये होगा ही ऐसे, देखिए improves the competitiveness of the domestic export in the foreign market, okay, increase the foreign value of the domestic currency, देखो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी, हम तो यहाँ डिवैल्यूएशन की बात करें फिर ये बोल रहा है कि इंक्रीज, दिस इज रॉन्ग, तो 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 3 और 1 में एक ही सही है, दूसरा बोला कि इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। अब देखिए हमें पता है कि चाइना कंटिन्यूअसली उसके करेंसी को डिवैल्यू रखता है, क्यों, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है, जैसे डिवैल्यू करने से उसकी गुड का जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज नेसेसरीली हैपेंस एंड इट हैपेंस विद एवरी कंट्री। ओके, बट ऐसा नहीं कि इससे ट्रेड बैलेंस सही हो जाएगा। तो ट्रेड बैलेंस सही हो रहा होता तो सब लोग यही करते, सारे कंट्रीज डिवैल्यू करते रहते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके लिए क्या होता है कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव बढ़ गया तो उतना प्रोडक्शन लेवल भी होना चाहिए। अगर चाइना का प्रोडक्शन लेवल इतना अच्छा है इसलिए चाइना कैन मैनेज, बट सब कंट्रीज ये मैनेज नहीं कर सकते। ओके, तो इसलिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का नेसेसरी इफेक्ट है कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स का। ओके, तो इसका आंसर होगा ओनली 1। कि ये भी सारे इकोनॉमी के सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल आए देखिए, तो आपको थोड़ा उस पे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द ब्लैक मनी इन इंडिया कैन बी मेन कॉज ऑफ वरी, ऐसा वरी की बात कर रहे हैं मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें। देखो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेस ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट, देखो ब्लैक मनी का यूज बस रियल एस्टेट में होता है क्या, ये बस एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात कर रहा है, ये वरी है क्या। दूसरा देखिए इन्वेस्टमेंट इन द अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, परचेस ऑफ प्रेशियस स्टोन ज्वेलरीज गोल्ड्स एक्सेट्रा। ओके, इसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग ब्लैक मनी से, और ये अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज बात ये बोल रहे हैं। फिर देखिए लार्ज डोनेशंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, देखो पॉलिटिकल पार्टीज ये वरी है, अगर ये ऐसा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज तो एटलीस्ट ऐसे के बारे में नहीं बोलेंगे। फिर देखिए ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, देखो ऐसा कहीं हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है इंडिया में, ठीक है। लॉस ऑफ रिवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, देखो टैक्स इवेजन इज अ नेगेटिव थिंग, और ये बहुत वरी की बात भी है। अगर आपने वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट अगर देखा होगा, अबाउट 2 to 3 लाख करोड़ रुपए इंडिया हर साल लूज करता है इस वजह से, ठीक है, क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, क्योंकि ब्लैक मनी होने से वो टैक्स नहीं भरते गवर्नमेंट को और उसको ये लॉस हो जाता है। ओके, तो देखिए ये रियल एस्टेट वाला ये बहुत ही स्पेसिफिक ऑप्शन है, ये भी बहुत स्पेसिफिक ऑप्शन है, बाकी ये तो कोई ऐसा विजिबल चीज नहीं है इसमें। और देखिए ये डी वाला इसका आंसर होगा, और ये भी यूपीएससी बार बार रिपीट करेगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देना पड़ेगा। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी, देखो ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हमें पता है इसका आंसर क्या है। देखो रीपेमेंट ऑफ द पब्लिक डेट, ये नहीं होता।
बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंस टू द बजट डेफिसिट। ठीक है, ये थोड़ा इन्फ्लेशनरी हो सकता है, ओके, बट ये इतना इन्फ्लेशनरी नहीं होगा क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कुछ तो एक प्रोडक्टिव चीजों में इन्वेस्ट करेगी। फिर देखिए बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू द फाइनेंस टू बजट डेफिसिट, ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, ये दोनों सेम है तो फिर दोनों तो इन्फ्लेशनरी है दोनों, लेकिन इतने नहीं है। अब देखिए क्रिएशन ऑफ द न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि न्यू मनी जनरेट कर रहा है, जो क्योंकि उसके पीछे कोई फिजिकल एसेट नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा और इससे हमारे रुपए की वैल्यू भी गिर सकती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए मनी मल्टीप्लायर से, तो मनी मल्टीप्लायर कैसे इंक्रीज होगा इकोनॉमी में। देखिए अगर इंक्रीज द सीआरआर, सीआरआर अगर इंक्रीज हो गया तो वैसे मनी सप्लाई कम हो जाएगा, तो फिर बढ़ेगा कैसे मनी मल्टीप्लायर। इंक्रीज इन द एसएलआर, सेम की बात कर रहे हैं दोनों। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन बढ़ने से इसका क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। बैंकिंग हैबिट बढ़ने से गवर्नमेंट का सेविंग रेट बढ़ जाएगा और सेविंग रेट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ने की, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा जैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो देखिए थोड़ा ऐसे ये कनेक्शन लगाया करिए आप। ठीक है, तो इसका आंसर सी है और यूपीएससी ने पहले भी पूछा हुआ है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, देखो डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऐसी क्या, ऐसा कब होता है। फिर देखिए एक्सपांशनरी पॉलिसीज, एक्सपांशनरी पॉलिसी से क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा हो जाएगा और इससे डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, ये हो सकता है। फिस्कल स्टिम्युलस, मतलब ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी, ये फिस्कल और मॉनेटरी दोनों हो सकती है। फिस्कल स्टिम्युलस मतलब वही गवर्नमेंट लोगों के हाथ में पैसा दे रहे, जैसे कोई सब्सिडीज हो या कोई वेलफेयर स्कीम्स हो उसके थ्रू, या गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा इनपुट करती है इकोनॉमी में। फिर देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड वेजेस, देखो इन्फ्लेशन इंडेक्स मतलब वेज, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा उस टाइप वेजेस भी बढ़ेंगे, तो इससे भी थोड़ा लोगों के हाथ में पैसा आएगा और इससे भी थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है, डिमांड। देखिए हायर परचेसिंग पावर, हायर परचेसिंग पावर मतलब यही है कि डिमांड बढ़ जाएगी। परचेसिंग पावर ज्यादा है तो ज्यादा पैसे होंगे, ज्यादा डिमांड होगी। तो देखिए राइजिंग इंटरेस्ट रेट, देखिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, नहीं कि डिमांड, मतलब लोगों के हाथ में पैसा कम रह जाएगा। तो ये नहीं है सही। आप अगर 5 को निकाल दोगे तो इसका आंसर होगा 1 2 3। तो आप बोलोगे कि इन्फ्लेशन इंडेक्स वजह से तो नहीं है इसमें, तो देखिए इसमें मोस्ट करेक्ट आंसर जो है 1 2 4, अगर यहाँ पे 1 2 3 4 आंसर होता तो 1 2 3 4 आंसर इसका हो जाता, लेकिन यूपीएससी ने खुद ने दिया नहीं है इसका। और जो फिफ्थ है दिस इज मोस्ट रॉन्ग, तो इसलिए हम इसके निकाल देंगे और इसका आंसर 1 2 4 होगा। और थ्री भी देखिए, थ्री भी वैसे भी इन्फ्लेशन, अगर हमें किसी वेजेस को हम उसको अटैच कर रहे हैं तो वैसे भी लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा। ओके, तो देखिए इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तो वो रिलेशन पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को एक लॉजिक लगा के आंसर निकाल सकते हैं। देखो तिकड़म लगा के आंसर निकालना मतलब अभी हमें इजी लगता है क्योंकि हमें आंसर्स पता है, लेकिन वो एग्जाम टाइम कंडीशन में इसको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमें ना फर्स्ट टाइम फर्स्ट हमें हमें नॉलेज के ऊपर हमें भरोसा रख के नॉलेज से खेलना है, उसके बाद हम कोई ट्रिक्स है उससे हम लेंगे। ठीक है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो क्या बोल रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन द ट्रेजरी बिल्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ प्राइमरी मार्केट। तो एक तो कैन बोल रहा है, फिर भी देखेंगे हम। फिर देखो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन तो पलट सकती है। फिर भी देखिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज अ जॉइंटली प्रमोटेड बाय द आरबीआई एंड सेबी, सॉरी बीएसई। देखो आरबीआई और बीएसई का क्या रिलेशन है, वो एक साथ में क्यों प्रमोट करेंगे। अगर यहाँ पे सेबी होता तो फिर भी समझ लेते, यहाँ आरबीआई की बात कर रहा है, ये तो रॉन्ग है। तो अब 3 को कट करिए। इधर देख बोल रहा है कि ये नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑफ ऑर्डर ऑफ मैचिंग इज आरबीआई। देखो मुझे जब मैंने ये एग्जाम टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने सोचा कि ये भी गलत है, ये इसको भी मैंने गलत किया था, लेकिन ये गलत नहीं है, ये सही है। ये अभी मुझे आंसर पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सही होना इतना इजी नहीं है। अगर हमें पता है तो ठीक है, लेकिन इसको क्योंकि ये दोनों जगह पे हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी गलत कर देते हैं हम। तो अगर ऐसा देखा जाए तो इसका आंसर मैंने 1 किया था, लेकिन इसका आंसर 1 और 2 है। फर्स्ट तो मैंने वैसे भी सही किया था। तो देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है एग्जाम टाइम कंडीशन में, लेकिन अगर आपको थोड़ा आप सोच सकते हैं कि ठीक है।
कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन सेकंड जो है वो सही है। ठीक है, फिर देखिए वाटर क्रेडिट, देखो क्या बोल रहा है कि इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है और एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये सही होगा। तो हम बी को निकाल सकते हैं। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ द WHO एंड वर्ल्ड बैंक। देखो ये जो है यहाँ पे दो दो ऑर्गेनाइजेशन दिया है, तो ये वैसे भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए इट एम्स टू इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडीज। देखो हम यही तो चाहते हैं कि वाटर जो है वो लोगों के लिए, लोगों हर एक को मिले, एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो उसकी। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट बहुत ही मतलब नॉर्मल है। आपको लग रहा होगा कि विदाउट है, डिपेंडिंग ऑन सब्सिडी, ये थोड़ा एक्सट्रीम लगने की मतलब लग सकता है, लेकिन ये एक्सट्रीम नहीं है। ओके, ये दिस इज राइट, हमारा ये राइट है, तो इसका आंसर होगा 1 एंड 3। नेक्स्ट देखिए कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोलते हैं सेंट्रल बैंक को। हम सबको पता है ये क्यों बोलते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो। देखो ये ट्रेड इंडस्ट्री बॉडी को फाइनेंस नहीं करता। ठीक है, फिर देखिए इससे आप एक को निकाल सकते हो, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग द टेम्पररी क्राइसिस। हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि बैंक को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए सेंट्रल बैंक सपोर्ट करता है, तो इसमें 2 होगा। फिर देखिए लेंडिंग टू द गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटेड डेफिसिट। देखिए इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं बोलते। ठीक है, ये क्या गवर्नमेंट का लास्ट रिजॉर्ट नहीं है। गवर्नमेंट तो कहीं से भी पैसा ले सकती है, लेकिन बैंक्स कहाँ से पैसे लेंगे, बैंक्स के पास तो RBI ही है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फिर देखिए R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। देखो इसमें क्या है कि ये R2 की बात कर रहा है, मतलब ये किसी का तो लॉन्ग फॉर्म है जिसमें 2 बार R है। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा, ये ऐसे तिड़म लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कंस्टिट्यूट्स अ टूल, क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज होना, मतलब मैं इतना यूजुअल नहीं समझता, आपको नॉलेज नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो इसका इटिमोलॉजी से हम निकाल सकते हैं। फिर देखिए आप बोल रहे कि इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। देखो यहाँ पे 2 बार आर है। इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स अंडर रामसर कन्वेंशन। देखो ये ऐसा लग भी नहीं रहा है कि इसमें से ये है। ठीक है, फिर देखिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड्स। इसमें तो कुछ समझ ऐसा लग भी, क्योंकि क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है, लेकिन हम इटोमियोलॉजी से हम कर रहे हैं। फिर देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखिए इसमें 2 आ रहे हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये देखिए हमें एग्जाम कंडीशन में ऐसा ये थोड़ा माइंडसेट रखना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए वाई इज देयर कंसर्न। देखो कंसर्न है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट से। ओके, तो इसमें देखिए सेकंड देखिए कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम। तो कैन है, सम है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और एक ये है मतलब एक पॉसिबिलिटी है, देर में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट, तो ये भी सही है। फिर देखिए दे में है, रिलीज है, लेकिन लीथल क्वांटिटीज ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो एक्चुअली मैंने एग्जाम में मैंने इसका ऑल ऑफ द अबोव किया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैंने लीथल क्वांटिटीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना एक्सट्रीम लग रहा है, लेकिन ये लीथल जो है एक्सट्रीम है। ठीक है, तो ये लीथल क्वांटिटीज ऑफ द मतलब लीथल का अमाउंट क्या होता है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि यार हाँ इतना अगर एमिशन किया तो ये लीथल है, फिर ये लीथल नहीं है, तो ये हमें इसके बारे में नहीं पता। तो ये है ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर 2 एंड 3 हो जाएगा। तो देखिए ये एक्सट्रीम है, यहाँ पे मे है, फिर भी लीथल जो है वो एक्सट्रीम एक्सट्रीम मतलब सेंटेंस है। ठीक है, फिर देखिए विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग। देखो इट इज प्रोडक्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरीज। ओके, हो सकता है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर। ओके, ये भी हो सकता है। एंड इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट। तो देखो ये जो है दोनों स्टेट, मतलब मैंने इन दोनों का सोच के मैंने यहाँ पे भी 1 2 3 किया था और यहाँ पे भी 1 2 3 किया था। ये मेरा सही हुआ, वो मेरा गलत हुआ। तो देखिए कुछ कुछ अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो वहां पे हम एक्सट्रीम, अगर हमें कुछ मिल रहा है तभी हम निकालेंगे, नहीं तो हम उसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, और वैसे भी साइंस के क्वेश्चन में मोस्टली ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर देखिए व्हाट इज ब्लू कार्बन। ये बहुत इजी है, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन। हम ब्लू किसको बोलते हैं, ओशन को ही तो बोलते हैं, तो इसका आंसर ये है। फिर देखिए ये बायोमास एग्रीकल्चरल मतलब फॉरेस्ट की बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि नेचुरल गैस पेट्रोलियम की बात कर रहा है।
फिर देखो ये एटमॉस्फेयर, मतलब ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही ऑप्शंस दिए हैं। फिर देखिए 20, इट इज इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। देखिए इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए फर्न, लाइकन, मॉस, मशरूम। देखो मशरूम को आपने कभी विदाउट सॉइल देखा है क्या? तो हम मशरूम को निकाल सकते हैं, ओके। मशरूम को, मशरूम के लिए सॉइल की भी जरूरत है, और वे वो कहाँ पे होता है, ठीक है, जहाँ पे न्यूट्रिशन वो मिल रहा है वहां पे होता है ज्यादा। फिर देखिए लाइकन और मॉस और फर्न, तो इसमें से फर्न वैसे भी इलिमिनेट हो गया मशरूम के साथ। तो फिर देखिए लाइकन और मॉस, इसमें से अब आपको 50-50 पे आप खेल सकते हो यहाँ पे, अगर आपको पता है तो। इसका आंसर है 2 और 3। तो ऐसे हम इलिमिनेट तो कर सकते हैं एटलीस्ट। फिर देखिए which one of the following is used in the preparing of a natural mosquito repellent। तो देखिए इसमें कांग्रेस ग्रास जो है उसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि विलायत विलायती किकर नहीं है, लेकिन कांग्रेस ग्रास जो होता है वो एक अलग टाइप का ग्रास होता है, बहुत ऊंचा लंबा होता है, ठीक है। फिर देखिए इन तीनों में से हमें चूज करना पड़ेगा। तो उस टाइम मैंने सोचा था कि लेमन, मतलब लेमन के हम कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखते हैं ना, तो मैंने ऐसे सोच के लेमन ग्रास किया था इसका आंसर। तो इसका आंसर लेमन ग्रास ही है। तो इसका एलिफेंट ग्रास, तो देखिए एलिफेंट ग्रास तो कहाँ पे होता है, सवाना रीजन में, आपको पता होगा। तो इतने बड़े बड़े एलिफेंट से भी ज्यादा लंबे लंबे ग्रास होते हैं, उसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो ट्रॉपिकल एरिया में मॉस्किटोज का बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उनका ये होता है अधिवास यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी नहीं है, तो इन दोनों में से हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा भी आप चूज करो, क्योंकि वो वहां पे हमें समझ आ जाना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बट फिर भी आप लेमन को थोड़ा सोच के कर सकते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन ऑफ द ओशन। मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। देखिए ये कोप पोड्स, पोड्स मतलब उसके पैर होते हैं, ठीक है। पैर्स मतलब जिसके पैर होते हैं वो तो फूड क्रिएट करना नहीं करेगा, मतलब एनिमल होगा। तो आप एक को निकाल सकते हो, ठीक है। फिर देखिए ये क्या बोल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया, मतलब ये अलगी होता है, और अलगी अपना फूड खुद बनाता है, तो ये 2 होगा। तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। फोरामिनीफेरा भी एक एनिमल है, तो वो भी नहीं करता। तो इसका आंसर डायटम। डायटम से आपको पता होगा, डायटम्स आर दी फर्स्ट, मतलब फर्स्ट जो प्रोड्यूस हुए वर्ल्ड में वो डायटम्स थे, ठीक है। तो वो भी करते हैं खुद के। तो इसका आंसर, अब देखो कोप पॉड को अगर निकाल दिया और आपको साइनोबैक्टीरिया पता है, तो इसका आंसर आंसर आ जाएगा। फिर देखिए टू रिड्यूस द चांस, मतलब क्या करता है कि रोल अप टू द प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द वल्नरेबल पार्ट्स। देखो रोल अप करने के लिए हमें पता है, पेंगोलिन हमें पता है, ठीक है। पेंगोलिन क्या करता है कि खुद को रोल करता है और खुद को बचाता है, ठीक है। पेंगोलिन आई थिंक सबको पता होगा। तो इससे हम ना ये 50-50 और उसे मरमट जो है वो मतलब एलिमिनेट हो जाता है। फिर देखिए हेज हॉग के बारे में मुझे पता नहीं था उस टाइम, लेकिन मैंने क्या किया कि इसको हिंदी में पढ़ा। हिंदी में देखो क्या लिखा है इसका, इसका लिखा है जाहक। जाहक मतलब, देखो अगर जाहक का एक ऐसा मतलब होता है कि जिससे ना ऐसे कहीं आग या ऐसा कुछ प्रतीत होता है, ठीक है। या मतलब ये खुद को ऐसा बचाने के लिए कुछ तो ऐसा, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो करता होगा। ऐसा सोच के ना मैंने इसको ना इसका आंसर 1 और 3 किया था, ठीक है। इसका आंसर 1 और 3 ही है, लेकिन आपको देखो स्टिल आप ना 50-50 तक तो एटलीस्ट यहाँ पे आ ही गए हो, ठीक है। आपको अगर पेंगोलिन के बारे में पता है तो ओके। तो आप इस थोड़े हिंदी में पढ़ के या कोई इटिमोलॉजी ऐसा कुछ सोच के ना इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये डिफिकल्ट है, एग्जाम कंडीशन में ये सब सोचना मुझे लगता है कि उस टाइम ना हमारा माइंड बिल्कुल ओपन होना चाहिए, हमारा नॉलेज पे ऊपर हमारा पूरा भरोसा होना चाहिए, और हम जो सोच रहे हैं ना उस पर भी हमें थोड़ा भरोसा होना चाहिए। थोड़ा अपने ना जो होता है सबकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में थोड़ा हमें थोड़ा इस पे थोड़ा बिलीव करना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ सकता, ओके। फिर देखिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि इट इज द फर्स्ट एंडोर्स्ड एट द यूएन क्लाइमेट एट 2014, endorses global time to end the loss of the forest। तो देखो सेकंड बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट लग रहा है, ग्लोबल टाइम एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। फिर देखिए लीगली बाइंडिंग, देखो ये यहाँ पे रेड फ्लैग है। लीगली बाइंडिंग क्यों होगा ये, ठीक है। अगर लीगली बाइंडिंग हो तो हमें पता हो, जैसे हमें पेरिस अग्रीमेंट के बारे में पता है कि दिस इज लीगली बाइंडिंग, ये हमें पता पता होता, हमें पता हो जाता, ठीक है। तो थर्ड हम निकाल लेंगे। तो इसके 2 और 5 है, 1 to 4, तो 2 देखो वैसे भी सही है। इट इज इंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, कंपनीज एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज, ओके। मतलब यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटी की बात कर रहा है, ओके। और ये मतलब ये एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग है।
फिर देखिए इंडिया वाज वन ऑफ इट्स सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शंस, मतलब इस फाउंडिंग मेंबर है बोल रहे हैं इंडिया सिग्नेटरीज। तो देखिए फोर्थ सही होने के चांसेस ज्यादा है, ना कि 5। और दूसरा देखिए इन दोनों में ही हमें देखना है कि इनमें इनमें से कौन सी है। और दूसरा एक नंबर का तो ठीक है, लेकिन आप देखिए कि गवर्नमेंट्स है, कंपनीज है, इंडिविजुअल, मतलब बहुत सारे एंटिटीज एक साथ आके इसको कर रहे हैं। और अगर ये इंडिया ने इसका अगर फाउंडिंग मेंबर होता तो हमें इसके बारे में पता होता, ठीक है, हमने कहीं तो पढ़ा भी होता करंट अफेयर में या कहीं पे तो। ओके, तो ये रॉन्ग है, इसका आंसर 1 to 4 हो जाएगा। और थर्ड वैसे भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स एंड न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अगर देखो आप यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर टेलीफोन लाइंस जो है इसको अगर अगर आपने कट किया होता, देखो व्हाट्सएप पे कुछ भी आ जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आता है कि टेलीफोन लाइन से ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जो रोबोट जो मूवी है उसमें भी दिखाया है, लेकिन टेलीफोन लाइन से न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम से ऐसा कुछ नहीं होता। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपने नासा का एक वीडियो है उसमें अगर आपने देखा, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टेलीफोन लाइन से ऐसा कुछ नहीं होता, या ऐसे ये जो चीजें है ना ये सारे भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप भरोसा मत करिए, व्हाट्सएप पे की चीज़ों का मतलब वो एज ए नॉलेज मत यूज़ करिए, इसमें टेलीफोन लाइंस नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 to 4। तो ब्रेक्स ऑफ मोटर है, इंजन है और पावर प्लांट्स है, इससे न्यूरोजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये माइक्रोवेव स्टोर से भी नहीं होता। ठीक है, तो ये आप ऐसे थोड़ा नॉलेज अपना जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर देखिए विच ऑन द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। देखो ये आपको पता होगा, इसका तो आंसर ऑयस्टर है। देखो कैट फिश नहीं है और पेलिकन नहीं है, इसका आंसर ऑक्टोपस या ऑयस्टर में आप थोड़ा चूज कर सकते हैं अगर आपको पता है कैट फिश कैसे होता है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर ऑयस्टर है। और ये आपने डिस्कवरी चैनल में भी देखा होगा, वहाँ पे फिल्टर फिल्टर मतलब ऐसे उसका एक नाक से वो ये करते हैं। फिर देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज। देखिए ये हमें पता होगा, हमने शंकर राइस में पढ़ा होता है इसका। कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल तो इसका नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों है एयर, मतलब एयर से ये साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये दोनों है रॉक साइकिल। तो इनमें से हम चूज करते हो, ये रॉक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका है फॉस्फोरस साइकिल, ना कि सल्फर। सल्फर नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि बाय वेदरिंग ऑफ द रॉक्स के बारे में, ये फॉस्फोरस है। फिर देखिए डेट्रीवरस इसमें से कौन सा है। देखो अर्थवर्म डेट्रीवर्स है, हमें पता है। ठीक है, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। फिर देखिए जेली फिश, देखो जेली फिश तो पानी में होता है। ओके, और पानी में जेली फिश कोई डेट्रीवर्स एक्टिविटी करता है हमने कभी पढ़ा भी नहीं है, और ना ही कभी ऐसे ये करता भी है। ठीक है, तो हमने इसका 2 को एलिमिनेट कर दिया, तो आंसर है 1, 3, 4। तो देखो हमें बस इसमें से ना, ये अगर हमने जो 5-6 क्वेश्चन देखे हैं उसमें से अगर एक भी हमने एलिमिनेट किया ना तो आंसर आ रहा है। ओके, तो अगर जेलीफिश हमें पता होना चाहिए कि जेलीफिश पानी में और वो डेट्रीवरस नहीं है, तो आंसर तभी आ जाएगा। फिर देखिए सी हॉर्सेस की बात कर रहा है, सी हॉर्सेस भी नहीं है। सी हॉर्सेस भी कैसे है, वो डेट्रीवरस तो नहीं है, वो तो प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। देखिए मिलीपेड्स, अर्थवर्म्स एंड वुड लाइस, ये याद रखिए, ये डेट्रीवरस है, बाद में एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में। फिर देखिए कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हेल्प फॉर। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम कंडीशन में डिफिकल्ट है, थोड़ा समझ आना मुश्किल है। फिर भी हम देखते हैं कि इसमें एटिमोलॉजी कुछ बैठती है क्या। देखो कॉमन है और मेट्रिक है, कुछ तो मतलब इसमें एक असेसमेंट या ऐसा कुछ तो नापा जा रहा है। देखो असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सॉरी, इनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंटर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। देखो इनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहा है। ओके, इनेबलिंग गवर्नमेंट्स टू असेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज। देखो ये इजी है क्या, ये अभी अभी भी नहीं कर पाते लोग। ठीक है, मतलब अभी भी जो कंट्रीज है ये नहीं कर पाते, तो ये अभी मतलब ये सब करना दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये तो नहीं होगा, ये बहुत ही फार फेस्ट ऑप्शन है। assessing the overall carbon footprint caused by the use of fossil fuel by the world in the unit time। देखो ये असेसमेंट करना है। देखो इसमें क्या है ना, बस हम सी जो है वो एलिमिनेट कर पा रहे हैं, बाकी के 3 ऑप्शन में से आप कौन सा भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि कॉमन बोल रहे हैं, और हमें एक कि अगर हम सोचोगे एक स्पेसिफिक पे बात करेगा जिसपे, जैसे ये देखो ये बिल्डिंग ऑपरेशंस है। ठीक है, तो इसका हम एक असेसमेंट कर सकते हैं। ओके,
और एक ऐसा इस पे रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं कि हाँ इससे इतना इमिशन हो रहा है, इससे कार्बन कितना इमिट हो रहा है। ओके, तो इसका है, लेकिन आई आई सपोज कि ये आंसर आपका सही होना इसके चांसेस ओनली मतलब 33% है, क्योंकि हमने बस एक ही एलिमिनेट किया है, तो इसका आंसर है 1। Which of the following have a species that can establish symbiotic relationship with other organism? देखो कैन बोल रहा है और symbiotic relationship मतलब ये ये बोल रहा है कि कौन कौन कर सकता है, ये है। देखो इसमें अगर हमें पता है तो फंजाई तो है ही। ओके, दूसरा प्रोटोजोआ और स्नाइडीरेंस ये सारे हैं, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। ओके, तो देखिए इसका आंसर इसलिए ऑल ऑफ द अबव है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते कि यार ये नहीं कर सकता है ऐसे। ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप मोस्टली जो नेचर में इतने सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में वो एक दूसरे को हेल्प करते ही है। ओके, तो आपको थोड़ा ये सोचना पड़ेगा इससे। देखिए विथ रेफरेंस टू चौसठ योगिनी टेम्पल नियर मोरेना, एमपी में है ये। तो इसमें के बारे में देखिए क्या है कि इट इज अ सर्कुलर टेम्पल built during reign of Kachapagata dynasty. Okay, it is the only circular temple in India। देखो only circular temple मतलब ऐसा कोई सर्कुलर टेम्पल है ही नहीं कि अगर एक भी कहीं पे मिल जाए, छोटा सा भी मिल जाए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। आप दो को एलिमिनेट करो, आंसर आ जाएगा। फिर भी देखिए इट वाज मीन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट, वैष्णव नहीं ये शक्ति कल्ट का है। और एक तो 64 योगिनी टेम्पल मतलब किसी देवी का टेम्पल लग रहा है ये। ठीक है, तो देवी का टेम्पल वैष्णव टेम्पल कैसे हो जाएगा। ओके, देखिए डिजाइन हैज गिवन राइज टू अ पॉपुलर बिलीव दैट इट वाज अ इंस्पिरेशन। हाँ देखो हमने अगर न्यूज में पढ़ा होगा जिस टाइम जो जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो बना रहे थे उस टाइम ऐसे बहुत सारे न्यूज आए थे कि इसका उसका जो कंस्ट्रक्शन या जो जो पुराने बिल्डिंग है उस मतलब ये न्यूज में था बहुत सारी, और उस न्यूज में से ही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स वेल नोन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग एंड बिल्डिंग सीरीज ऑफ डैम्स। तो हमें पता है ये कालीबंगन ये नहीं है, राजस्थान में वो बेंगल के लिए फेमस था। राखी गढ़ी नहीं है, रोपर भी नहीं है पंजाब में, और ये धोलावीरा है गुजरात का जो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए फेमस था। फिर देखिए देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके ना गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही मतलब सबको पता होते हैं आंसर्स। द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी फैक्ट्रीज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सी फैक्ट्रीज लोकेटेड की है, कहाँ पे। देखिए दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्योंकि ये इतना माइन्यूट इसमें इन्होंने फैक्ट्स पूछा ना, ये हमें पता, और इसमें जो नाम दिए हैं ये भी इतने नॉर्मल नाम नहीं है। ठीक है, और इसमें से ऐसा है कि एटलीस्ट एक तो गलत है ही, और वो गलत कैसा निकालना है हमें मतलब दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए बरोच है ओनली, और इसका चिकाफोड़ है, और त्रिशनापल्ली नहीं है, इसका ओनली वन है। लेकिन दिस आई थिंक दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिर भी आप हिस्ट्री थोड़ा रिवाइज करते रहिए। ओके, कुछ अगर जितने फैक्ट्स आप याद रख सकते हो उतने फैक्ट्स याद रखने की भी कोशिश करिए। ओके, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th सेंचुरी कौन से पावर नॉर्थ इंडिया में थे। अब देखो यहाँ पे हर्षवर्धन कौन से डायनेस्टी का था, पुष्यभूति। ओके, तो पुष्यभूति तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पे जो पुष्यभूति दिया है ये तो होगा ही, ये इतना तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड अगर जिसमें है तो बाकी के हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये देखो ये 50-50 तक आ गया। फिर देखो क्या बोला है कि दूसरा देखिए ये जो यादवास ऑफ देवगिरी है वैसे भी वो इसमें वैसे भी एलिमिनेट हो गया वो। फिर देखिए ये बोल रहा है कि गुप्ता ऑफ द मगध मतलब फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता, अगर गुप्ता डिक्लाइन भी हुआ तो मगध का गुप्ता जो था उस टाइम था ही। ओके, तो ये सही है। फिर देखिए परमाराज ऑफ मालवा, देखो परमाराज तो 11th सेंचुरी में आया कुछ तो है ना, तो ये तो नहीं होंगे, सेकंड तो गलत है। तो फिर ये तो देखिए थोड़ा टाइमलाइन याद रखिए आप। ओके, जितने टाइमलाइन आप याद रख सकते हो उतने टाइमलाइन याद रखने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर होगा 1346, और 2 नहीं है और 5 नहीं है। यादवा तो नहीं है तो हमें पहले, क्योंकि ये भी 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था और ये 7th सेंचुरी तक की बात कर रहे हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नूनीज, तो विजयनगर एम्पायर में विमेन क्या काम करती थी। तो देखिए इसमें उसने क्या मेंशन किया, देखो रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथ सेइंग। तो ऐसा सोचिए कि आप विजयनगर एम्पायर को हम एक प्रोग्रेसिव एम्पायर की तरह देखते हैं। ठीक है, उसमें से वुमन कौन सा काम क्यों, अगर एक पर्टिकुलर काम क्यों नहीं करेंगी,
रेसलिंग है तो वो क्यों नहीं करेंगी, एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं करेंगी। तो आप ऐसे थोड़ा इसका नेगेटिव इसको क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उस ऑप्शन को हम। तो अकाउंटिंग, सूथिंग, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखो अगर ऑल ऑफ द अबव अगर आपने नहीं किया ना, तो इसका मतलब ऐसा है कि आपको इसमें से पूरा पता है, फिर इसमें से वो क्या कर रहे हैं कि उसमें, या आपको नूनीज का और ये सारे रिपोर्ट्स नूनीज का, ये सारे बुक से पढ़ना ये इतना इजी भी नहीं, और ये कई बुक में भी आपको नहीं मिलेगा इजीली। ओके, यूपीएससी ने ये शायद बहुत कुछ मतलब इसे रिसर्च करके इस क्वेश्चन को निकाला है। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि अगर एक भी चीज अगर कहीं पे नहीं है, और मतलब यूपीएससी ने अगर एक भी इसको एलिमेंट कर दिया कहीं पे, फॉर एग्जांपल किसी भी इसमें एस्ट्रोलॉजी को स्टडी और कहीं दूसरे बुक्स में मिल गया, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। फिर देखिए विथ रेफरेंस टू मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश, क्या करेक्ट है। देखो दिस इज तो देखो हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे डिफिकल्ट पूछे थे 2021 में, इसलिए पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया था उस टाइम पे। तो देखिए, और जो ये ऑप्शन दिए वो काफी नजदीक दिए हैं। जैसे पिंगल्ली वेंकटैया, इन्होंने क्या किया था कि नेशनल फ्लैग यहाँ पे डिजाइन किया है। फिर पिटाबी सीतारामैया ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे नेशनल एंथम को ट्रांसलेट किया है। और ब्लावटस्की, देखो इसको तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये चेन्नई में था, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा तो, ये चेन्नई में था। बाकी देखिए इन तीनों में से आप कौन सा भी चूज कर सकते हैं। और वैसे देखिए बी को वैसे भी निकाल सकते हैं कि आंध्रा रीजन में क्विट इंडिया मूवमेंट को यहाँ पे स्टार्ट किया होगा, तो हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होता उसको, मदनपल्ले को। तो आप हम टू को भी निकाल सकते हैं, लेकिन पिंगाली वेंकैया का और रविंद्रनाथ टैगोर में से आपको चूज करना पड़ेगा, और इसका आंसर है सी है। लेकिन इसका आंसर पूरा निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो स्टिल आप थोड़ा जितना हो सके उतना एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो। देखिए विच पेयर करेक्टली मैच। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बुर्ज होम, बुर्ज होम ये रॉक कट श्राइन की बात कर रहे हैं। देखो बुर्ज होम को हम कहाँ पढ़ते हैं, बुर्ज होम को हम पढ़ते हैं मतलब जो अर्ली जो स्टोन एज है, लेटर स्टोन एज है, वहां पे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये बाद में इसमें भी पढ़ते हैं थोड़ा, जो आईवीसी है, आईवीसी में भी हम बुर्ज होम को पढ़ते हैं। लेकिन रॉक कट श्राइन वहां पे हमने कभी नहीं पढ़ा। ओके, और रॉक कट श्राइन होना इज मतलब वहां पे एक स्पेसिफिसिटी हो जाएगी फिर। जैसे हम मतलब रॉकेट जैसे अजंता है, एलोरा है, या जो एलिफेंटा केव्स है, उसमें हम रॉक कट के बारे में पढ़े, या बदामी है। लेकिन बुर्जोम के बारे में हमने ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं पढ़ा, तो ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इससे अब फिर भी देखिए थ्री और टू थ्री, मतलब गणेश्वर जो है उसको कॉपर आर्टिफैक्ट्स है, ये सही है, ये राजस्थान में है। ठीक है, और इसमें कॉपर आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। दूसरा देखिए चंद्रकेतुगढ़, ये है टेराकोटा आर्ट। देखो टेराकोटा आर्ट मतलब क्या होता है, मिट्टी से कोई आर्ट बना दिया तो वो हो गया टेराकोटा आर्ट, और वो तो किसी भी सिटी में हो सकता है। ठीक है, अगर बुर्जहोम को अगर इन्होंने टेराकोटा आर्ट दिया तो हमने हमने उसको भी सही किया होता, क्योंकि टेराकोटा से कहीं ना कहीं कुछ तो बना, क्योंकि हड़प्पा के टाइम पे भी बहुत कुछ इस टेराकोटा से बना हुआ था, उसके पहले भी बना हुआ है। ओके, तो ये इसका टू एंड थ्री होगा। थोड़ा इसमें थोड़ा ऐसा सोचा करिए। फिर देखिए इट वाज ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश दैट चेंगिस खान रीच द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूगिटिव। देखो दिस इज ऑल्सो मतलब ये हमें पता है तो पता है, नहीं तो इसका कुछ बता नहीं सकते। फिर देखिए इट वाज ड्यूरिंग द राइन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंडस। देखो ये भी नहीं पता हमें। और ड्यूरिंग द राइन ऑफ देव राया टू विजयनगर एम्पायर वास्को द गामा रीच्ड कोस्ट ऑफ केरल। तो देखिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें एक तो ऑल ऑफ द अबव भी इसका आंसर नहीं है, और फिर भी हमें ना अगर एलिमिनेट करना है, एक या दो एलिमिनेट करने हैं हमें इसमें। ओके, तो आई थिंक अगर ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको मतलब स्किप भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हो। ओके, तो इसको इसका आंसर शायद ओनली वन है। ओके, तो देखिए आप, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है और एग्जाम टाइम में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेशर होता है हमारे ऊपर उस टाइम पे। तो देखिए सेंट फ्रांसिस जेवियर फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेसुट ऑर्डर। तो देखो ये हो सकता है सही, वन ऑफ द बोल रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है, तो इससे हम एलिमिनेट करेंगे। सेंट फ्रांसिस डाइड इन गोवा एंड चर्च डेडिकेट टू हिम देयर। तो देखो पढ़ने में ये स्टेटमेंट बहुत ही इजी, मतलब ऐसे उन्होंने ये किया है इसको, तो हमें ये भी सही लगता है। फिर देखिए सॉरी, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन द गोवा ईच ईयर। ओके, ईच ईयर गोवा में इसको ये किया है।
एक मिनट, सॉरी। और देखो, गोवा में ईच ईयर द फ्रेंड सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। ओके, तो देखिए इसमें ना ऐसा लगता है कि हमें तीनों स्टेटमेंट सही है ऐसे लगता है, लेकिन इसका इसमें ना सेकंड जो है वो गलत है। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। और ये जो है ये डाइड इन गोवा नहीं है, ये कहीं चाइना में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम ये सबका गलत हुआ था। ओके, बट दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया स्टेटमेंट। देखो ये जो क्वेश्चन है मुझे आज तक इसका अभी तक समझ नहीं आया है, मतलब इसका आंसर निकालना कैसे है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए। इसका जो आंसर है ओनली 2 है। मुझे मिताक्षरा सिस्टम और ये दया भागा ये क्या है, थोड़ा आप इसके बारे में सर्च करिए। ओके, क्योंकि ये मैंने उस टाइम भी इस क्वेश्चन को स्किप किया था, क्योंकि मैं स्किप किया था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और इसका आंसर भी ओनली 2 है, मतलब बाकी ये 1 और 3 जो है ये गलत है। इसमें कुछ ऐसा लॉजिक भी नहीं है कि हम इसको ना इलिमिनेट कर सके। ओके, तो इसका आंसर ओनली 2 है, और इसमें कोई ट्रिक भी कोई कुछ यूज नहीं होता। फिर देखिए, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, भावभूति, हस्तिमला एंड क्षेमेश्वर। देखो, भावभूति के बारे में मुझे पता था कि वो प्ले राइटर हैं, बाकी का मुझे नहीं पता। इसमें देखो टेम्पल को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और जैन मॉन्क्स भी नहीं है ये। तो मेरा कंफ्यूजन उस टाइम ये हुआ था कि प्ले राइटर है या फिलोसोफर्स है। तो मैंने सोचा कि भावभूति ने कोई नाटक विटक लिखे हैं, ठीक है, प्लेज लिखी है, तो ये है प्ले राइटर। मतलब मैंने बस भावभूति से इसका आंसर निकाला था। अगर आपको इसमें से एक भी अगर कुछ पता हो तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे भी हमने ए और सी तो एलिमिनेट किया, क्योंकि अगर जैन मॉन्क्स तो उसके बारे में हमें थोड़ा, उनके नाम भी थोड़ा अलग होते हैं। ओके, फिर देखो, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का जो 1919 का है, उसमें रिकमेंडेड ग्रांटिंग राइट्स टू ऑल द विमेन अबव द एज ऑफ 21। सब वुमन को दिया देने की उसने की कोशिश की थी क्या? नहीं, उसमें से कुछ क्राइटेरिया लगाया था कि उनके कुछ कुछ वेल्थ इतनी हो, एजुकेशन इतना हो। ठीक है, मतलब ये था, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स दे रहे, ये था PET। ठीक है, ये था। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विमेन को रिजर्वेशन दिया है, यस ये तो दिया है, ये किलोमीटर है, सेकंड सही है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और हमें पता होना चाहिए। फिर देखो, दिस इज वेरी 8 अगस्त को क्या हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजर्वेशन AICC ने पास किया था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स। तो देखो इसमें से, देखो कैसे, सरोजिनी नायडू तो नहीं है जितना हमें पता है। और फिर देखिए, जवाहरलाल नेहरू भी इसका आंसर नहीं है। अगर उनका पता है तो एक तो उन्होंने जो एक बुक लिखा है इंडिया के ऊपर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो है। सॉन्ग फ्रॉम प्रिज्म उनका नहीं है। तो देखिए इसमें एक तो बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब उस टाइम कंफ्यूज मैं भी हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक के बारे में पता है कि उनको ना म्यांमार में मंडाले में किसी जेल में रखा था, और बहुत ज्यादा देर के लिए वहां पे उन्होंने गीता रहस्य नामक बुक लिखी थी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार ये गीता रहस्य एक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म है, ऐसा मैंने सोचा था उस टाइम, लेकिन इसका आंसर लोकमान्य तिलक नहीं है। इसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी ने ये लिखा है सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे हम 50-50 तक आ सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हमें थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर देखिए, विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो ये तो हम सबको मोस्टली पता होगा कि सूबा जो है वो एक प्रोविंस को या एक स्टेट को, हम आज भी देखो कि वो ऐसा बोलते हैं कि बंगाल सूबा, मतलब वो बंगाल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज, ये बिगेस्ट है, तो हम एक इसको ना ये कर सकते हैं कि इन दोनों में से आंसर होगा कोई तो देखिए, परगना, सरकार और सूबा। देखो, सरकार जो है, परगना मतलब छोटा पार्ट होता है जो प्रोविंस होता है, उसके ऊपर होता है सरकार, मतलब 2-3 परगना मिलकर एक सरकार बनता है। और ऐसे ऐसे 8-10 सरकार मिला के एक सूबा बनता है। तो इसका आंसर है ए, परगना, सरकार और सूबा। और अगर आपने इसको एनसीईआरटी में पढ़ा, सॉरी जो तमिलनाडु वाला जो स्टेट बोर्ड है उसमें ये दिया हुआ है, परगना, सरकार और सूबा। तो आप जो अपने स्टैटिक है तो उसमें थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं इसे। ये देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल व्हिच लेटर बिकेम नोन टू एज अ बेथुन फीमेल स्कूल। देखो, दीज आर द वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस, और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको आपका जो है फैक्चुअल थोड़ा अच्छा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, हम तो एनी बेजेंट और देवेंद्रनाथ सरोजिनी नायडू को हम निकाल सकते हैं इसमें से, ये दोनों तो आंसर इसके नहीं होंगे। फिर भी देखिए, बेथुन फीमेल स्कूल जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, मतलब वो उसके सेक्रेटरी या कुछ उसके बने थे। देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है इसके आंसर।
इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा आपने कहीं तो पढ़ना चाहिए इसके बारे में, तभी आप इसको ना अच्छे से डील कर पाओगे। फिर देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया शाह नवाज खान प्रेम कुमार सहगल। तो देखो ये तो आपको पता है ये कौन है, ये लोग ये हैं ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। ये स्वदेशी नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, और ड्राफ्टिंग कमेटी में तो है ही नहीं। मतलब जिनका ट्रायल हुआ था, रेड फोर्ट ट्रायल के नाम से ये फेमस है 1945-46 के आसपास। ओके, तो ब्रिटिश ने क्या किया था, उनको अरेस्ट करके लाया था। उनको लगा था कि हम इनका अगर ट्रायल करेंगे तो ये लोगों के बीच में एक दहशत क्रिएट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है या बाकी के जो एडवोकेट्स हैं, तो उन्होंने इनका केस लड़ने का उन्होंने सोचा, और बाद में इनको रिलीज भी कर दिया गया था। ओके, तो अब हम सबको पता है उसके बारे में, आजाद हिंद सेना जो थी उसके ये मेंबर थे, ऑफिसर्स थे। इंडियन हिस्ट्री, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखिए, द निजामत ऑफ अरकोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। ओके, मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। देखो हमें हमें इस बारे में पता है। सेकेंड इज वी नो, बट स्टिल हमारे पास तीन ऑप्शंस है, तो इसमें हमें चूज करना है। रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द अहमद शाह दुर्रानी। तो देखिए ये दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो और इसमें देखो इसका आंसर है जो ओनली टू है, और ये दोनों गलत है, ठीक है। तो इस टाइम मतलब ये सब कुछ हमें पता होना दिस इज। और देखो निजाम ऑफ अरकोट है, ये भी इतना फेमस नहीं है। रोहिलखंड किंगडम है, लेकिन अहमद शाह दुर्रानी से वो ऑक्यूपाइड था या नहीं था, तो ये भी हमें दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर ओनली टू है, बट लेकिन दिस इज वेरी डिफिकल्ट एट द एग्जाम टाइम कंडीशन। तो देखिए अगर हमने देखा होगा हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, ये इन्होंने बहुत डिफिकल्ट पूछे और बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे 2021 में। ओके, तो थोड़ा हमें इस फैक्चुअल को थोड़ा करना पड़ेगा। विच वन फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर देखो आपको इसमें पता है तो ठीक है। देखो सांची स्तूप जो है वो चंबल रिवर से के जॉर्ज में है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं है, देखो चंबल अगर आपने मध्य प्रदेश का थोड़ा मैप देखा होगा, ठीक है, तो चंबल रिवर यहाँ से जाती है, ठीक है, और सांची तो यहाँ पे है, तो इसका तो नहीं है कुछ। पांडुलेनी केव्स श्राइन्स लाई इन द नर्मदा रिवर। देखो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में पांडुलिनी है नासिक में। नर्मदा रिवर है वो नासिक के नॉर्थ से, मतलब वहां से जाती है मध्य प्रदेश में या गुजरात में जाती है, तो ये भी गलत है। फिर देखिए अमरावती स्तूप लाइज इन द जॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। तो देखिए ये भी नहीं है, गोदावरी नहीं है, ये कृष्णा के जॉर्ज में है शायद, लेकिन इसका इसको देखिए अजंता केव जो है वो वाघोरा रिवर। देखो महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अजंता केव्स हैं, और अजंता केव अगर आपने कभी विजिट किया होगा, वहाँ वहाँ से एक छोटी सी रिवर जाती है, उसका नाम है वाघोरा रिवर, ठीक है। अगर आपने कभी घूमा है तभी भी आपको इसका समझ आ जाएगा। तो इसका आंसर है ओनली वन ए। देखो 21st, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। देखिए आप, 21st February इज डिक्लेयर्ड टू द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। ओके, एंड द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज इन द कॉन्फेडरेशन पाकिस्तान। देखो एक तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, तो ये लोग डिमांड तो करेंगे ही कि ये बांग्ला एक लैंग्वेज हो, ठीक है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हो, तो ये सही हो सकता है। फिर ऊपर देखिए यूनिसेफ की बात कर रहा है। अगर आपने कभी लैंग्वेज का सुना है तो लैंग्वेज में ना यूनिसेफ नहीं, यूनिस्को आता है। तो वैसे भी ये ऑर्गेनाइजेशन गलत है, और फिर भी इसका आंसर हमें पता होना चाहिए, ये यूनिस्को है जो लैंग्वेज के बारे में बात करता है। जैसे उन्होंने कुछ कुछ लॉस्ट लैंग्वेजेस के बारे में भी एक रिपोर्ट निकाला था यूनेस्को ने, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली टू। तो देखिए ये जो इसमें हमने देखा कि हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, इसलिए थोड़ा हमें जो स्पेक्ट्रम है या एंशियंट या मिडिवल के लिए जो तमिलनाडु है, और थोड़ा आर्ट का इसको इसको थोड़ा हमें अच्छे से देखना चाहिए। बाकी इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस थे, वो जो क्वेश्चंस जो है वो बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, तो आपको उसको भी थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो इससे हमारा जो पार्ट वन है जो 2021 का, वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और ऐसे जिसका जो पार्ट टू है हम जल्द लेके आएंगे। तो आप मुझे पता है कि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है, आप सब की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, उसको अभी थोड़ा गियर अप करिए। ओके, एंड बी मोटिवेटेड, ओके, एंड बी हाइड्रेटेड। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।